अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 27वीं शब मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गई। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पोते हिमांशु राव की ग्रेजुएशन डे तकरीब में की शिरकत। और दावत इफ्तार में जाने वाले ख़ानदान के मकान में चोरी। और अब खबरों की तफसील। मस्जिदुल हराम, मक्के मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में तकरीबन 25 लाख अफराद ने रमज़ान की 27वीं शब को इशा और तरावी अदा की है। सरकारी खबर रसाई इदारे SBA के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बड़ी तादाद में अफराद इशा और तरावी अदा करने के लिए पहले से पहुँचने लगे थे। दोनों मसाजिद की तमाम मंजिलें, दालान, तहखाने, छतें और अतराफ़ के इलाके नमाजियों से भर गए। नमाज अदा करने वालों में सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन शामिल थे। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने 27वीं शब के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए थे ताकि ज़ायरीन को ज़िक्र, इबादत और नमाज में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अल अखबारिया चैनल ने 27वीं शब के मौके पर मस्जिदुल हराम में तरावी के बराह रास्त मनाज़िर नशर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिदुल हराम के अतराफ़ की सड़कें, तिजारती मराकिज़ और होटलों की राहदारियाँ और इलाके नमाजियों से भरे हुए थे। बताया गया कि मताफ में 2 लाख से ज़ायद आब ज़मज़म की बोतलें सफ़ा और मरवा के दरमियान तहाइफ के 200 बैग तकसीम किए गए। मुअम्मर और माजूर ज़ायरीन के लिए 3000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स फराहम की गई थी। व्हील चेयर्स के जरिए दाखिले के 4 दरवाजे मख्तस किए गए। हिंदुस्तान ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी चीन के मुकाबिल 29 लाख से ज़्यादा है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के नाम से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा पॉपुलेशन फ़ंड की रिपोर्ट जारी की गई है। इस साल के शुरू में आलमी माहिरीन ने पेश क़यासी की थी कि 2023 में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी होगी। अब अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड UNFPA के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार ने उसकी तस्दीक कर दी है। हिंदुस्तान में अब चीन से 20 लाख ज़्यादा लोग हैं और इस मुल्क की आबादी 140 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के इदाद-ओ-शुमार के रिकॉर्ड में ये पहला मौका है कि 1950 के बाद हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोते वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाओं के बेटे हिमांशु राव ने गच्चीबौली के ओकरेज इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं जमात मुकम्मल की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस मौके पर स्कूल में 12वीं क्लास ग्रेजुएशन डे की तकरीब मुनक़िद हुई। प्रोग्राम में हिमांशु के दादा और दादी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और शोभा, वालिदैन KTR, शैलमा, छोटी बहन अलेख्या और ख़ानदान के दिगर अफराद ने शिरकत की। ग्रेजुएशन डे के मौके पर ओकरेज स्कूल की इंतज़ामिया ने कामयाबी से 12वीं जमात मुकम्मल करने वाले तलबा को ग्रेजुएशन डिप्लोमे पेश किए। स्कूल इंतज़ामिया ने तालीम के दौरान खेलों, सक़ाफ़ती शोबे और समाजी खिदमत के शोबों में सबसे ज़्यादा टैलेंट दिखाने वाले तलबा को टैलेंट अवार्ड से नवाजा, जिसमें हिमांशु ने कम्युनिटी एक्टिविटी सर्विसेज डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त हुनर दिखाया है। उसके साथ ही ज़ुमरे में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में मफादात हमला की जानिब से नफ़रत पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और दिलों में जहर भरे जा रहे हैं, आज भी चंद लोग ऐसे हैं जो माशरे में मोहब्बत और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। ऐसे ही चंद नौजवानों ने एक अनोखी मिसाल कायम की है। मस्जिद फ़िरदौस चिंतलकुट्टा चेक पोस्ट में मुकामी हिंदू नौजवानों की जानिब से 17 अप्रैल बरोज़ पीर एक दावत इफ्तार और इशाइया का एहतमाम किया गया। इस गंगा जमनी तहज़ीब के मुजाहरे की मुकामी अफराद ने सिताइश की। मुकामी बुजुर्गों, नौजवानों और बरादरान वतन की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की और मुल्क में मोहब्बत की फ़िज़ा को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। मुकामी हिंदू नौजवानों ने मस्जिद में दावत इफ्तार के एहतमाम की इजाज़त देने पर मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम के एहतमाम में मोहम्मद कैसर, क़ायद, अमजद खान, मुख्तार हाजी और मुकामी हिंदू नौजवान निखिल, राजेश, शंकर, राजू और उनके दोस्त अहबाब ने सरगर्म रोल अदा किया। इफ्तार के दौरान कौमी एकजहती के मुतासिर कुन नज़ारे देखे गए। मुल्क में इंतशार के माहौल में ऐसी कोशिशें कौमी एकजहती के फ़रोग़ और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने में अहम रोल अदा करेंगी।
ڈاکٹر نواب میر ناصر علی خان حیدرآباد میں جمہوریہ قازقستان کے اعزازی قونصل برائے تلنگانہ اور اے پی اور ان کی شریک حیات بیگم مہر فاطمہ خان نے رمضان کے مقدس مہینے کے ایک حصے کے طور پر جوبلی ہلز میں اپنی رہائش گاہ میں ایک عظیم الشان افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ افطار میں حیدرآباد کے سینئر سفارتکاروں، بیوروکریٹس، IAS افسران، فلم اور طب سے تعلق رکھنے والے افراد اور معزز تاجرین نے شرکت کی۔ مہمانوں نے بریانی، کباب، پلوا، شوربا اور میٹھے کے وسطی ایشیائی کھانوں کے شاندار پکوانوں کا مزہ لیا۔ ہر مہمان جوڑے اور ان کے بچوں نے ذاتی طور پر شرکت کی۔ یہ واقعی ایک یادگار شام تھی۔ سفارتکاروں میں برطانوی DY ہائی کمشنر مسٹر کیرتھ وین اوون، مسٹر ایس خادر، مشیر اسٹریٹجک پبلک انگیجمنٹ، US قونصلیٹ جنرل حیدرآباد بھی شامل تھے۔ اس موقع پر کینیڈین ٹریڈ کمشنر وکرم جین نے شرکت کی۔ بیوروکریٹس میں جیش رنجن IAS بھی موجود تھے۔ پرنسپل سیکریٹری INC حکومت تلنگانہ کے طبی برادری اور میڈیسن میں پدم شری کے اصول کنندگان کی طرف سے ڈاکٹر گوپی چند منم، ایک ہندوستانی کارڈیو تھوریسک سرجن اور حیدرآباد کے اسٹار ہاسپٹل کے چیف کارڈیو تھوریسک سرجن موجود تھے۔ حیدرآباد کے سابق کرکٹر اور ڈومیسٹک سرکٹ کے بہترین اوپنر عبدالعظیم کا منگل کو حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے ڈائلسس پر تھے۔ ان کی عمر 62 سال تھی اور پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فروری 2023 میں عظیم نے گردے کی پیوند کاری کی تھی اور انتقال سے قبل وہ کافی عرصے سے ڈائلسس کے تحت تھے۔ عظیم ڈومیسٹک ٹیم کے ساتھ اپنے وقت کے دوران حیدرآباد کرکٹ حلقوں میں ایک بہت قابل احترام شخصیت کے تھے۔ وہ میدان کے اندر باہر ایک مکمل شریف آدمی تھے۔ جیسا کہ حیدرآباد کرکٹ پلیئرز ایسوسی ایشن کے سلیکٹر کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ریاستی ٹیموں کا انتخاب کرتے وقت درست پروٹوکول پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک پیشہ ور کرکٹر کے طور پر اپنے دور میں عظیم نے 73 فرسٹ کلاس میچوں میں حصہ لیا اور 43.40 کی معقول اوسط سے مجموعی طور پر 4644 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنی 114 اننگ میں 12 سنچریاں اور 28 نصف سنچریاں اپنے نام کی۔ عظیم کو 1986 کے رنجی سیزن میں تمل ناڈو کے خلاف ٹرپل سنچری بنانے کا اعزاز۔ حیدرآباد میں ایک مکان میں اس وقت چوری کا واقعہ پیش آیا جب مکین دعوت افطار میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لنگر ہاؤس سالار جنگ کالونی کے رہنے والے ماجد اپنے خاندان والوں کے ساتھ پیر کی شام 5 بجے اپنے رشتہ دار کے مکان افطار کی دعوت میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد تقریباً 1:30 بجے ان کی واپسی عمل میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ چور 50 تولے سونا اور 2 ہیروں کے زیورات چوری کر کے لے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ آس پاس کی CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ چور بالکنی سے گھر میں داخل ہوئے۔ اعزاز حاصل ہے۔ شہر کی ایک مقامی عدالت نے منگل کو ایک خاتون کو جھوٹی شکایت کرنے پر 5 دن قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اس پر 200 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 15 اپریل کو کارخانہ سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون چنما نے ایک جھوٹی شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ کچھ نامعلوم افراد نے اسے چاقو کی نوک پر دھمکی دی اور اس کا منگل سوتر چھین لیا جب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی شکایت کی بنیاد پر کارخانہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ چنما نے جھوٹی شکایت درج کرائی تھی اور اس کے زیورات چوری نہیں ہوئے تھے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو گولی مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ امان رضا نامی شخص نے فیس بک پر وزیر اعلیٰ کو گولی مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اطلاع ملتے ہی UP پولیس حرکت میں آ گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے کوتوالی میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کوتوالی انچارج MS گل کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم امان رضا باغپت کا رہنے والا ہے۔ اس سے قبل 9 اگست 2022 کو بھی وزیر اعلیٰ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ اتر پردیش پولیس کی ہیلپ لائن پر ایک شخص نے واٹس ایپ پیغام بھیج کر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس نے دھمکی آمیز پیغامات بھیجنے پر شاہد نامی شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے بم دھماکے سے CM یوگی کی جان لینے کی دھمکی دی تھی۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کے بعد ریاست میں ماحول گرما ہوا ہے۔ پولیس کی موجودگی میں عتیق کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد UP پولیس اور یوگی آدتیہ ناتھ حکومت اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ اپوزیشن اس معاملے کو لے کر حکومت سے مسلسل سوال کر رہی ہے اور اس نے ریاست میں عام لوگوں کی حفاظت کے بارے میں بھی تشویش ظاہر کی ہے۔ 15 اپریل کو عتیق کو پریاگ راج کے ایک ہاسپٹل کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عتیق اور اشرف کو معمول کے چیک اپ کے لیے یہاں لایا گیا تھا کہ میڈیا کے روپ میں 3 نوجوانوں نے ان دونوں پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے تینوں کو فوراً پکڑ لیا۔ پولیس کی موجودگی میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد محکمہ پولیس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 खातियों की रिहाई पर मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत से कई सवालात किए और कहा कि जुर्म की संगीनी को पेश नज़र रखना चाहिए था। अदालत ने सवाल किया कि आया दिमाग का कुछ इस्तेमाल किया गया। खातियों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की वजूहात तलब करते हुए जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने क़ैद की मुद्दत के दौरान उन्हें पैरोल पर रिहा करने के बारे में भी सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि रिहाई एक ऐसी मेहरबानी है जो उनके जुर्म से मेल नहीं खाती। बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड देखिए, एक को 1000 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया जो कई साल होते हैं, दूसरे को 1200 दिन और तीसरे को 1500 दिनों के लिए रिहा किया गया। आप किस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं? ये दफ़ा 302 का केस एक मामूली नहीं है, बल्कि ये इज्तिमाई कत्ल और इज्तिमाई इस्मत रेजी का केस है। आप घोड़ों और गधों को एक साथ नहीं हाँक सकते। इस तरह कत्ल आम का तकाबुल एक कत्ल से नहीं कर सकते। बिल्किस बानो की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कहा कि दरख्वास्त के साथ कोई नया रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। बेंच ने मरकज़ और गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि इस मामले में एक हामिला खातून है जिसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई और उसके ख़ानदान के कई अरकान को कत्ल किया गया। जराइम आम तौर पर समाज और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होते हैं जो बराबर नहीं हैं, उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जा सकता। असल मसला ये है कि क्या हुकूमत ने रिहाई का फ़ैसला करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और किस बुनियाद पर फ़ैसला किया गया। बेंच ने कहा कि आज इस खातून यानी बिल्किस बानो के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के नलछा गांव में एक नौजवान को मुतनाज़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। स्टेटस की बुनियाद पर पुलिस ने नौजवान के खिलाफ समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करते हुए नौजवान को जेल भेज दिया। नलछा पुलिस के मुताबिक नौजवान ने व्हाट्सएप पर उत्तर प्रदेश के मशहूर अतीक अहमद कत्ल मामले पर तबसरा करते हुए पोस्ट की थी। जब लोगों ने उस पोस्ट को देखा तो नलछा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। पुलिस ने स्टेटस की स्क्रीनशॉट की बुनियाद पर कार्रवाई की है। उस वाक़े के बाद पुलिस ने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें न लगाएं जिससे मुआशरे में किसी भी किस्म का तशद्दुद फैले। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमेरात को 29वां रोज़ा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि उम्मुल खुरा कैलेंडर के मुताबिक जुमेरात एकम रमज़ान 23 मार्च को थी। उस एतबार से जुमेरात 20 अप्रैल को 29 रमज़ान है। रोयत हिलाल की मुकामी कमेटियों के अलावा शहरियों को चाहिए कि रोयत के मुमकिना मकामात पर जाकर चांद देखने की कोशिश करें। जिस किसी को भी मज़कूरा दिन चांद नज़र आ जाए तो उसे चाहिए कि वो करीबी अदालत जाकर अपनी गवाही का इंदराज कराए। दरी असना माहिर फल्कियात और मुकामी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खजीरी ने कहा है कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफ़क़ में रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये बात सही नहीं है कि जुमेरात को चांद का नज़र आना मुमकिन नहीं। फल्की हिसाब से चांद सूरज गुरूब होने के बाद 24 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा, जिसका मतलब है कि अगर मतला साफ हुआ तो हिलाल देखा जा सकता है। ये बात सही है कि जुमेरात को बाज़ ममालिक में सूरज गहन होगा जहाँ चांद का देखना मुमकिन नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। 27वीं शब मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गई। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पोते हिमांशु राव की ग्रेजुएशन डे तकरीब में की शिरकत। और दावत इफ्तार में जाने वाले ख़ानदान के मकान में चोरी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।